नमस्कार, मैं हूं साधना पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24 रात के 11 बजे के खास बुलेटिन यानी कि सिटी लाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से। इस वक्त एक बड़ी खबर मिली, आपको बता देते हैं। खाद्य और औषधि विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। सनराइज फार्मा से प्रतिबंधित इंजेक्शन जब्त हुए हैं। राजनांदगांव के जैन फार्मा से 286 इंजेक्शन जब्त हुए, तो धमतरी के RS मेडिकल से 27,040 इंजेक्शन जब्त हुए हैं। तो वहीं खरसिया में मेसर्स श्री बालाजी से 312 इंजेक्शन। इसके अलावा इन जो इंजेक्शन की कीमत है वो कुल कीमत 33,58,000 रुपये बताई जा रही है। सनराइजर फार्मा का संचालक इन इंजेक्शनों की सप्लाई कराता था। राजस्थान और गाजियाबाद से इनकी सप्लाई होती थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर रायपुर में एक बड़ी कार्रवाई नशीले इंजेक्शंस के खिलाफ हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे संवाददाता तहसीन हमारे साथ जुड़े। तहसीन, अपडेट दीजिए खबर पर। देखिए मैं ये बताना चाहूंगा कि ये प्रतिबंधित इंजेक्शन है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में अपने राजपत्र में इसके पूरे निर्माण और विक्रय को प्रतिबंधित किया गया था। और ये जो है इसमें यूपी के गाजियाबाद और राजस्थान से चोरी छिपे मंगाकर रायपुर का जो सनराइज फार्मा है का संचालक है वो अवैध सप्लाई कर रहा था पूरे प्रदेश में। इस बात की जानकारी खाद्य एवं औषधि विभाग को लगी तो उसने निगरानी रखी और उसके बाद ये देखा कि कहाँ कहाँ ये सप्लाई किया जा रहा है। तो एक साथ ये छापामार कार्रवाई कल देर रात ये की गई है। और जिसमें अगर बात करें तो सनराइज फार्मा के यहाँ से सबसे ज्यादा 11,928 प्रतिबंधित इंजेक्शन जो डाइक्लोफोनिक जो है इंजेक्शन है वो जब्त किया गया है। उसके अलावा धमतरी के RS मेडिकल पर दबिश दी गई है और उसमें 27,040 नग प्रतिबंधित इंजेक्शन जब्त किया गया है। राजनांदगांव के जैन फार्मा पर दबिश दी गई, 286 नग इसमें पकड़ा गया है। रायगढ़ के खरसिया में मेसर्स श्री बालाजी से 312 नग प्रतिबंधित इंजेक्शन। और इसके अलावा अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में छापेमारी के दौरान कुल 15,266 नग प्रतिबंधित इंजेक्शन जो डाइक्लोफोनिक है ये जब्त किया गया। और इसकी कीमत अगर बात करें तो 33,58,520 रुपए इसकी आंकी गई है विभाग के द्वारा। इसमें अभी कुछ 3 से 4 फार्मा के जो लोग हैं उनको हिरासत में लेके उनसे पूछताछ की जा रही है कि कहां से लाते थे, क्या करते थे। हालांकि इस बात का खुलासा हो चुका है कि ये यूपी के गाजियाबाद और राजस्थान से चोरी छिपे मंगाते थे, क्योंकि इसका जो निर्माण कंपनी है वो राजस्थान में है। तो अभी एक टीम जो है खाद्य एवं औषधि विभाग की वो राजस्थान के लिए निकली है। अब आने वाले दिनों में इसमें मामले पूरे कई बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 2015 के अपने राजपत्र में इसके पूरे निर्माण और विक्रय को प्रतिबंधित किया गया था। काफी नशीला ये प्रतिबंधित इंजेक्शन है और जो कि डॉक्टर भी इसको रिकमेंडेड नहीं करते हैं। जैसा कि अभी हमारे मेडिकल एक्सपर्ट से बात हुई तो उनका कहना है कि ये जो इंजेक्शन है काफी घातक है मानव जीवन के लिए। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई जो राज्य स्तरीय जो खाद्य एवं औषधि विभाग ने वो की है और आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे होने की जो बात है वो अधिकारी इस विभाग के कर रहे हैं। जी तहसीन, बिल्कुल प्रतिबंधित इंजेक्शन है। इसके अलावा जैसा आप बता रहे सेहत के लिए भी बिल्कुल सही नहीं है। सेहत के लिहाज से ऐसे में इनका मार्केट में बिकना, सप्लाई होना बेहद खतरनाक हो सकता है लोगों के लिए। आपसे इस खबर पर आगे भी अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। और इस बीच बैतूल से एक और बड़ी खबर मिल रही है। आदिवासी बालक छात्रावास से छात्र लापता हो गया। दोपहर 12:30 बजे से यह छात्र लापता है। लापता छात्र अरुण सेमरे की तलाश की जा रही है। आटनेर थाना क्षेत्र में ये हॉस्टल पड़ता है, जहां छात्रावास से एक छात्र दोपहर 12:30 बजे से लापता हो चुका है। बैतूल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक छात्रावास से स्टूडेंट गायब हो गया है। आटनेर थाना क्षेत्र में ये छात्रावास पड़ता है। हॉस्टल से दोपहर 12:30 बजे के करीब ये छात्र लापता हुआ है, जिसका फिलहाल अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। इधर गाजापट्टी में हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई चल रही है। इजराइल ने हमास के कई ठिकानों को एयर स्ट्राइक से तबाह कर दिया है। पूरी रात इजराइल के एयरफोर्स ने गाजापट्टी पर बम बरसाए हैं। गाजापट्टी में अब तक 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 2,900 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। वहीं हमास के हमले में मरने वालों की संख्या 1,000 से ज्यादा हो गई है। इजराइल ने सभी घुसपैठियों को खत्म करने का दावा किया है। अब इजराइल के पूरे इलाके पर वहां की सेना का कब्जा है। वहीं लगातार हो रही बमबारी की वजह से गाजापट्टी से 80,000 से ज्यादा लोग पलायन भी कर चुके हैं। इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के खिलाफ कार्रवाई अभी तो शुरू हुई है।
वहीं पीएम मोदी ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से बातचीत की है। नेतन्याहू ने इजराइल में हालात की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को दी। भारत ने आतंकी हमले की निंदा की है। पीएम मोदी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ है। मुश्किल की इस घड़ी में भारत इजराइल के साथ खड़ा है। इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध अब भी चल रहा है, लेकिन वहां से हजारों किलोमीटर दूर भारत में अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। इस युद्ध पर कांग्रेस पार्टी के स्टैंड पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए और कांग्रेस को आतंकियों का मददगार बता दिया। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। इजराइल और फिलिस्तीनी समर्थक आतंकी संगठन हमास के बीच युद्ध सुर्खियों में है। दोनों देशों के समर्थन और विरोध में ढेरों देश आ गए हैं, लेकिन भारत में कांग्रेस के दो अलग अलग स्टैंड को लेकर अब विवाद पनप रहा है। कांग्रेस ने पहले कहा कि वो इजराइल के लोगों पर क्रूर हमलों की निंदा करती है, लेकिन ठीक एक दिन बाद यानी 9 अक्टूबर को हुए CWC की बैठक में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें फिलिस्तीनी लोगों की जमीन और उनके आत्मसम्मान का जिक्र था। और इस प्रस्ताव में इजराइल और उस पर हुए हमले का जिक्र नहीं है। और इसी मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस की विचारधारा पर सवाल उठाया। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, इस प्रस्ताव से साफ है कि कांग्रेस आतंकवाद से भी समझौता करने को तैयार है। विजयवर्गीय ने साफ साफ लिख दिया कि कांग्रेस का हाथ आतंकवाद के साथ। MP बीजेपी के अध्यक्ष VD शर्मा ने कांग्रेस पर कड़ा हमला बोला है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इजराइल का समर्थन करते हैं, तो फिर सारे देश को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। पर कांग्रेस आतंकवादियों को समर्थन कर रही। कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ सिर्फ वोट की राजनीति के कारण, सिर्फ तुष्टिकरण की नीति के कारण, ये तो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। इजराइल पर हुए आतंकी हमले की निंदा करने के स्थान पर कांग्रेस के नेतृत्व ने हमलावरों के समर्थन में कल एक प्रस्ताव पारित करके यह सिद्ध किया है कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ। हालांकि मामले में पीएम मोदी ने लिखा कि हम आतंकवाद का हर रूप में विरोध करते हैं। भारत इजराइल के साथ खड़ा है और उन्होंने इजरायली पीएम नेतन्याहू के साथ फोन पर बातचीत भी की है। कुल मिलाकर लड़ाई इजराइल और हमास के बीच हो रही है, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर भारत में इसे लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। आगामी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसके बाद आज राहुल गांधी शहडोल पहुंचे थे। 10 दिन के भीतर उनका MP का ये दूसरा दौरा है। शहडोल में राहुल गांधी ने आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए दांव चला। उन्होंने पीएम मोदी के आदिवासियों को वनवासी कहने पर जमकर प्रधानमंत्री को घेर लिया। एक रिपोर्ट देखिए। चुनावी बिगुल बजते ही MP में एक बार फिर से आदिवासी और वनवासी पर सियासी रार शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रदेश के सुदूर आदिवासी अंचल शहडोल के व्यवहारी में सभा की और बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि पीएम अपने भाषण में वनवासी कहते थे, मेरे कहने के बाद वो वनवासी नहीं आदिवासी कहते हैं। आप ये वनवासी शब्द कभी फिर से प्रयोग मत करो। अब आप देखिए नरेंद्र मोदी जी का भाषण देखिए, अब वो वनवासी नहीं कहते, अब वो आदिवासी कहते हैं। मुंह से आदिवासी शब्द निकलता है, दिल में वनवासी शब्द है। भाइयों और बहनों, हमारी नीयत साफ है, दिल से आदिवासी, दिमाग से आदिवासी, मुंह से आदिवासी। राहुल गांधी का आदिवासियों के बारे में बात करना कोई नई बात नहीं है। विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने वनवासी और आदिवासी पर बयान देकर बहस छेड़ी थी। अब MP विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने एक बार फिर से आदिवासी बनाम वनवासी की बहस छेड़कर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। इधर देश और प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी कहां चुप बैठने वाली थी। राहुल गांधी का बयान आते ही बीजेपी ने राहुल पर हमला करना शुरू कर दिया। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि कांग्रेस के खून में आज भी अंग्रेजों के जीन्स हैं। फूट डालो, राज करो। सुना होगा, वो कह रहे हैं कि आदिवासी अलग है और जनजाति अलग है, वनवासी अलग है। आदिवासी संस्कृति, परंपरा, आदिवासियों के क्रांतिकारियों का भी किसी का नाम ले लेते। आदिवासी, वनवासी और जनजाति शब्द पर वो ज्ञान देने आए।
कि आदिवासी, वनवासी और जनजाति शब्दों में विभेद करके मध्य प्रदेश की धरती पर रहने वाले भाइयों और बहनों को गुमराह करने का काम राहुल जी कर रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी क्षेत्रों की अधिकतर सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी और राहुल गांधी ने आदिवासियों और वनवासी वाला मुद्दा छेड़कर बड़ा सियासी दांव चल दिया है। अब देखना होगा कि ये दांव नतीजों पर कितना असर डालेगा। विवेक कुमार पटैया, IBC 24, भोपाल। इधर शहडोल के व्यवहारी में राहुल गांधी ने बयान दिया और इस पर अब रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने राहुल के बयान पर पलटवार किया। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रयोगशाला वाले बयान पर कहा कि सनातन धर्म को हम अगर सही सलामत रखें और अगर इसे प्रयोगशाला कहा जाता है तो हम इसको स्वीकार करते हैं कि हम प्रयोगशाला में हैं। सनातन धर्म पर हमला करने वालों को अगर ऐसा माना जाए कि वो विकास के पुरोधा हैं तो ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। हमारा सनातन भी चाहिए और हमारा धर्म भी हमें चाहिए। सनातन धर्म को हम सही सलामत रखें, जिसको आरएसएस की प्रयोगशाला कहा जाता है, तो हम इसको स्वीकार करते हैं, हम प्रयोगशाला में हैं, हम इसको इनकार नहीं सकते। सनातन धर्म पर हमला करने वालों को भी ऐसा माना जाता हो कि वो विकास के पुरोधा है, ऐसा विकास हमको नहीं चाहिए। हमारा सनातन भी चाहिए, हमारा धर्म भी चाहिए, हमारी आस्था भी चाहिए, हमारे क्षेत्र का विकास भी चाहिए, हमारे प्रदेश का विकास भी चाहिए। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी ने अपनी 2 सूचियों में कुल 90 में से अब 85 उम्मीदवार तय कर लिए, जबकि कांग्रेस अब भी मंथन के मोड में है। बीजेपी इस बात को अपने लिए बेहतर मानती है कि उसने समय से पहले अपने कैंडिडेट फिक्स कर लिए, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की दूसरी सूची जारी होते ही प्रदेश के कई हिस्सों से घोषित प्रत्याशियों के विरोध के स्वर की खबरों ने पार्टी के नेताओं को चिंता में डाल दिया है। तो वहीं भाजपा खेमे में इस हाल पर अब कांग्रेस चुटकी भी ले रही है। भाजपा की दूसरी सूची आते ही एक बार फिर विरोध के स्वर थामने की कवायद शुरू हो गई। सबसे ज्यादा विरोध रायपुर से सटे धरसीमा विधानसभा के प्रत्याशी अनुज शर्मा और आरंग सीट से प्रत्याशी खुशवंत सिंह का होता दिखा। वैसे इन 2 चेहरों का विरोध सूची जारी होने के पहले दिख रहा था। अनुज शर्मा की उम्मीदवारी का विरोध करते हुए रायपुर जिला ग्रामीण उपाध्यक्ष महेश नायक ने मंडल अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया। खबर यह भी है कि क्षेत्र के काफी सारे कार्यकर्ता इस्तीफा देने का मन बना चुके हैं। कुछ ऐसा ही माहौल आरंग क्षेत्र में भी बना है। इसी तरह का विरोध रायपुर उत्तर से प्रत्याशी बनाए गए पुरंदर मिश्रा को लेकर भी है। मिश्रा के नाम की घोषणा के बाद विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता निराश बताए गए। कभी कांग्रेस में रहे और हाल ही में जेसीसीजे छोड़ बीजेपी में प्रवेश करने वाले धर्मजीत सिंह का स्थानीय नेता खुलकर विरोध कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की एक और हाई प्रोफाइल सीट कोटा विधानसभा में इस बार भाजपा ने यहां से करीब 400 किलोमीटर दूर स्थित जशपुर राजघराने के प्रबल प्रताप सिंह जुदेव को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कोटा विधानसभा सीट के लिए 2 जिलों के दर्जन भर नेताओं ने टिकट की दावेदारी की। हालांकि इस पर पार्टी नेता कहते हैं कि ये विरोध स्वाभाविक और जल्दी ही स्थिति काबू कर लेने का दावा करते हैं। सबकी उम्मीद रहती है कि उसे अवसर मिलेगा, मगर वो 6, 8, 10 में से एक ही को मिलता है। बाकी लोगों में थोड़ी निराशा 2-4 दिन रहती है। उन सब से पुराने कार्यकर्ता हैं, बातचीत कर लेंगे, सब बात कर लेंगे। बीजेपी में टिकट सूची जारी होने के बाद नाराजगी है तो सत्ताधारी दल कांग्रेस में दावेदारों के बीच जोर आजमाइश जारी है। रायपुर एयरपोर्ट पर प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के सामने बिल्हा के संभावित उम्मीदवार राजेंद्र शुक्ल और भाटापारा से सुनील माहेश्वरी के समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन किया, अपनी ताकत दिखाई। इस पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि उम्मीद रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस में विरोध जैसी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो पूरे कार्यकर्ता, सूची जारी हुआ नहीं है और पूरे सड़कों पर आ गए और भाजपा कार्यालय घेर दिए, ये स्थिति रहा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा स्थिति अभी नहीं है। कुल मिलाकर दिन भर दोनों तरफ यही सवाल उठा कि टिकट जल्दी देकर क्या भाजपा को फायदा हुआ, क्या टिकट डिक्लेयर न करके कांग्रेस को कोई नुकसान उठाना होगा। चुनावी तारीखें आ चुकी हैं। फिलहाल भाजपा अपने रूठे नेताओं को मनाने में जुटी है, तो कांग्रेस कम से कम विरोध हो और जिताऊ उम्मीदवार उतारे जाएं, इसके लिए नाम फाइनल करने के लिए मंथन के दौर में है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।
और इस बीच रायपुर से एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। आपको बता दें, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। राजीव भवन में ये बैठक हो रही है। स्क्रीनिंग कमेटी से पहले आज ही कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक हुई थी और 12 अक्टूबर को आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि CEC की बैठक कांग्रेस की होने वाली है, जो कि दिल्ली में होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा, तस्वीरें आप देख रहे हैं, टी.एस. सिंहदेव जो कि प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, तमाम नेता शामिल हुए। इसके साथ ही अजय माकन और नेता डिसूजा जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है, ये भी इस बैठक में वर्चुअली जुड़ा है। और इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, आज बैक टू बैक कांग्रेस की बैठक हो रही। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई थी, उसके बाद अब कुछ ही मिनट हुए हैं इस बैठक को शुरू हुए, जहां पर कांग्रेस एक बार फिर से टिकट के दावेदारों पर मंथन कर रहा है। प्रदेश इलेक्शन कमेटी इनने जितने शॉर्टलिस्ट किए हैं और आगे जो समन्वय से सारे नाम 90 सीट में बात हुई है, उनको स्क्रीनिंग कमेटी के सामने रखेंगे और स्क्रीनिंग कमेटी अपना प्रस्ताव 12 तारीख को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सामने, ज़्यादातर सिंगल, बहुत ज़्यादा। और रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट लेकर संवाददाता तहसीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। तहसीन, बैठक में क्या आज फैसला कुछ हो पाएगा? कुछ नामों पर मुहर लग पाएगी कांग्रेस की? देखिए, इससे पहले भी जो है कह सकते हैं कि एक मैराथन बैठक जो है यहाँ राजीव भवन में हुई थी। उसके अलावा एक दूसरी जो कह सकते हैं कि एक बैठक शुरू हुई है, जिसमें खुद सीएम साहब बैठे हैं, प्रदेश प्रभारी शैलजा मैडम बैठी हैं, साथ में प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो भी हैं और टीएस बाबा भी हैं और विधानसभा अध्यक्ष जो है चरणदास महंत वो भी हैं और इसी बात का मंथन कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से अभी जो टिकटों का बंटवारा होना है, उसमें एक कह सकते हैं कि एक काफी कश्मकश इसमें चल रही है। और जिस तरीके से अभी तक जो बात निकल के आई है कि जो अभी 19 जो सीटें हैं, उनमें 6 से 7 लोगों के जो अभी तक जो बात सामने आई है कि उसमें नाम पे काफी गहन मंथन उसमें चल रहा है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एक और जो दूसरी बैठक है वो अभी शुरू हुई है, जिसको स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है वो एक बार शुरू हुई है राजीव भवन में और उसमें सभी जो कह सकते हैं उच्च स्तरीय जो नेता हैं वो सभी यहाँ पे बैठे हैं। और अभी ये मीटिंग जो है देर रात, इसमें क्या निर्णय होता है ये आने वाला समय बताएगा। और जिस तरीके से टिकट वितरण की जो घोषणा की जो बात है, वो जिस तरीके से पहले भी शीर्षक नेता जो हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी कह सकते हैं, खुद सीएम साहब इस बात को कह चुके हैं कि जो है 14-15 के आसपास पूरी सीटों का घोषणा कर देंगे। कुल मिला के कह सकते हैं कि मैराथन बैठकों का दौर जो है राजीव भवन में चल रहा है। जी तहसीन, और खबर ये भी है कि अजय माकन और नेता डिसूजा भी इस मीटिंग में वर्चुअली जुड़े हुए हैं, इस पर क्या अपडेट है? बिल्कुल जिस तरीके से अजय माकन जी और डिसूजा जी जो है वर्चुअली इस बैठक में जुड़े हुए हैं और अभी उनसे भी मंथन चल रहा है और उसमें कह सकते हैं कि हर पैनल पे यहाँ पे बात चल रही है। और कुल मिला के जो अभी तक अंदर से बात निकल के जो क्षण के बाद बात आ रही है कि उसमें जो 19 जो सीटें हैं वो उनमें उनको लेके खास मंथन यहाँ पे किया जा रहा है। और अभी किस तरीके से आगे चर्चा का निर्णय आता है ये आने वाले समय में क्लियर हो पाएगा। जी तहसीन, पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। नजर बना के रखिएगा, आगे अपडेट लेंगे मीटिंग के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल के लिए शुक्रिया। और इस वक्त एक और बड़ी खबर हरदा से, आपको बता दें लव जिहाद के मामले में प्रदर्शन हो रहा है। हिंदू संगठन मंदिर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोपी पर कार्रवाई को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मांगे पूरी नहीं होने पर कल नगर बंद का आह्वान भी किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हरदा से बता रहे, तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर भजन कीर्तन करते हुए हिंदू संगठन इस वक्त मंदिर में प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है और लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने का आरोप जो हिंदू संगठन है वो लगा रहे हैं। और ऐसे में अब उन्होंने आंदोलन की राह पकड़ ली है और मंदिर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भजन कीर्तन करते हुए विरोध जताया जा रहा है और ऐसा भी कहा जा रहा है संगठन की तरफ से कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है, पुलिस कार्रवाई नहीं करती लव जिहाद के मामले में, तो इस प्रदर्शन को वो आगे कल भी जारी रखेंगे। इसके अलावा नगर बंद का भी आह्वान हिंदू संगठन ने किया है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज रीवा में चुनाव प्रचार किया और शहर के कॉलेज चौराहा से शिल्पी प्लाजा तक रोड शो कर आपके प्रत्याशी इंजी दीपक सिंह के पक्ष में जनता से वोट मांगा। इस दौरान भगवंत मान ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश की जनता अब परिवर्तन चाहती है। पिछली बार भी जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया, लेकिन परिवर्तन को एक और परिवर्तन में परिवर्तित कर दिया गया। मतलब कांग्रेसियों का हृदय परिवर्तन करवाकर उन्हें अपनी तरफ कर लिया गया, जो एक तरह से लोकतंत्र की हत्या थी। साथ ही भगवंत मान ने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में एक बड़ा परिवर्तन आया है, मध्य प्रदेश की जनता भी इस बार ऐसा ही बदलाव करेगी कि विधायकों को बिकने के लिए और इधर उधर हृदय परिवर्तन की जगह नहीं मिलेगी। वहीं संजय की गिरफ्तारी को लेकर भगवंत मान ने बीजेपी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा इनकी तो फितरत है कि जहां पर जनता साथ नहीं देती वहां पर ये ईडी का इस्तेमाल करते हैं। मध्य प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है। पिछली बार भी उन्होंने परिवर्तन के लिए वोट दिया था, लेकिन उस परिवर्तन को एक और परिवर्तन में परिवर्तन कर दिया गया। मतलब कांग्रेसियों को हृदय परिवर्तन करवा के उन्होंने अपनी तरफ कर लिया, तो ये लोकतंत्र की हत्या थी। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान सीधी में पार्टी के प्रत्याशी अनिंद्र मिश्र के पक्ष में चुनाव प्रचार किया और एक जनसभा को भी संबोधित किया और कहा कि मध्य प्रदेश में अभी तक भाजपा कांग्रेस शासन करते हुए जनता को किश्तों में लूटा जा रहा था। भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री झूठी घोषणाएं करके जनता को ठगते आए हैं। प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, जनता महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है। साथ ही भगवंत मान ने यह भी कहा कि प्रदेश में सरकार बनने पर वे मैनिफेस्टो की गारंटियां प्रदेश में लागू कर देंगे। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अनिंद्र मिश्र राजन ने इस दौरान कहा कि लंबे समय से सरकार चलाने के बावजूद अच्छे अस्पताल तक बीजेपी मध्य प्रदेश को नहीं दे पाई है। तख्ता जिनको मैं बोलता हूं और जिनको बंटी बबली बोलता हूं, तो ये दोनों अब नहीं चलेगा जनता के बीच नौटंकी। जनता को 4 साल 9 महीने 11 महीने 30 दिन का हिसाब देने वाला विधायक बनूंगा, इसलिए जनता मेरे साथ। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार तीसरी बार बनी है। पंजाब में हमें 1.5 साल हो गया सरकार बने हुए। शिवराज चौहान और ये भाजपा के अच्छे दिन आए ना आए, कब आएंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में अरविंद केजरीवाल वाले सच्चे दिन जरूर आने वाले हैं। चुनाव का वक्त और डेंजर जोन। जी हां, शिवराज सरकार के 8 मंत्री अब डेंजर जोन में हैं। इनके विधानसभा क्षेत्र में इनकी हालत खराब है, यानी इनका चुनाव जीतना मुश्किल लग रहा है। सूत्रों की अगर माने तो बीजेपी के आंतरिक सर्वे में यह हकीकत सामने आई है। इसलिए बीजेपी की चौथी सूची जारी होने के बाद 8 मंत्रियों के नामों को लेकर अब भी संशय की स्थिति है। इनमें कई सिंधिया समर्थक मंत्री भी शामिल हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बीजेपी की चौथी सूची जारी हो चुकी है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान और 24 मंत्रियों समेत 57 मौजूदा विधायकों को प्रत्याशी बनाया गया है। और इस चौथी सूची के साथ अब तक भारतीय जनता पार्टी 136 सीटों पर नाम घोषित कर चुकी है। 3 का टिकट काटा गया है। इस तरह पार्टी ने अब तक अपने कब्जे वाली 60 सीटों पर टिकटों की घोषणा कर दी है, जबकि 67 विधायक कसौटी पर हैं। सूत्रों के मुताबिक इनमें 8 मंत्रियों के टिकट खतरे में नजर आ रहे हैं, जिनमें महेंद्र सिंह सिसोदिया, गौरी शंकर बिसेन, सुरेश धाकड़, ओपीएस भदौरिया, उषा ठाकुर, राम खिलावन पटेल, इंदर सिंह परमार और ब्रिजेंद्र सिंह यादव के नाम शामिल हैं। इनमें 4 सिंधिया समर्थक मंत्री भी हैं, जबकि खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया खुद ही चुनाव लड़ने से इनकार कर चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उसका प्रतिनिधि हो सकता है, तो इसलिए कि कुछ मंत्रियों को डेंजर जोन में बताना ये अभी शायद राजनीतिक अनुमान हो सकता है। अभी 94 प्रत्याशी शेष हैं, जिनमें हमारे 8-9 मंत्री बचे हैं, उनके टिकट होना है। जिन मंत्रियों के टिकट होल्ड किए गए हैं, बताया जा रहा है कि उनमें अधिकांश का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं। सीएम शिवराज ने खराब परफॉर्मेंस वाले कई मंत्रियों को बुलाकर सुधार के लिए समझाइश भी दी थी। चौथी सूची ने इन 8 मंत्रियों समेत 67 विधायकों की नींद उड़ा दी है। जिन विधायकों का नाम चौथी लिस्ट में नहीं आया, वो बीजेपी दफ्तर के चक्कर काटते दिख रहे हैं।
इधर कांग्रेस में भले ही अभी तक टिकट पर मंथन ही चल रहा हो, लेकिन वो बीजेपी के टिकट ऐलान पर अटैक जरूर कर रहे हैं। अब आगे और 2 सूची आने वाली है, अब देखते क्या होता है। पार्टी जो निर्णय ले वो सर्वोपरि, पार्टी ने इतना कुछ दिया है तो आगे भी पार्टी जो भी आदेश देगी, जो निर्णय लेगी वो सर्वमान्य। ये सभी को दे दिया है। जो बदनुमा चेहरे थे, बदनाम चेहरे थे, भ्रष्टाचार के जिन पर आरोप चस्पा हैं, उन सबके आगे भाजपा के आला कमान ने आत्मसमर्पण कर दिया और उन सबको टिकट दे दिया है। तो इन 9 का क्या दोष है? परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट और खराब परफॉर्मेंस मतलब हार का डर। इसीलिए बीजेपी हर सीट पर हर कदम नापतोल कर रख रही। सर्वे के बाद जिन पर पुख्ता नजरिया बना उनको टिकट दिया गया। अब देखना होगा कि अगली लिस्ट में 8 मंत्रियों समेत 67 विधायकों में से किसको राहत मिलती है और किसके पैरों तले जमीन खिसकती है। विवेक कुमार पटैया, IBC 24, भोपाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन की खबरें हैं। दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के बीच बातचीत हो रही है। आधिकारिक घोषणा होने के बाद दोनों पार्टियों के प्रमुख नेता मंच भी साझा करेंगे। सपा के प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह पटेल का कहना है कि कांग्रेस के साथ अलायंस को लेकर पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ही फैसला लेंगे। गठबंधन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पार्टी में फिलहाल मंथन चल रहा है, जल्द ही तस्वीरें सामने होंगी। तो वहीं MP कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष का कहना है कि गठबंधन पर निर्णय लेने का काम हमारे केंद्रीय नेतृत्व और कमलनाथ जी का है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कुछ मुद्दों पर इंडिया गठबंधन में हम एक साथ हैं। इधर बीजेपी ने दोनों ही दलों पर जमकर निशाना साधा। इस गठबंधन के बारे में जो भी निर्णय है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय है और जो वो निर्देशित करेंगे हम उस काम के लिए तैयार हो भी सकता है। मैं भी पॉसिबल हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, दोनों बात है। गठबंधन की बात है, साथ में चुनाव लड़ने की बात है, तो ये निर्णय करने का काम हमारे केंद्रीय नेतृत्व का है, आदरणीय कमलनाथ जी का है। देखिए, ये गठबंधन जो है वो राष्ट्र विरोधी ताकतों का है, ये गठबंधन जो है भ्रष्टाचारियों का है, ये गठबंधन मध्य प्रदेश के विकास को रोकने वालों का है। ये इनकी बुनियाद बताए कि मध्य प्रदेश में गठबंधन आखिर क्यों, किस बुनियाद पर ये इतना टाइम लगा रहे हैं। देखिए, डील है इन लोगों। और MP में विधानसभा चुनावों से पहले तमाम राजनीतिक दल अपने ही तरीके से जनता को लुभाने और साधने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में इसका सबसे बड़ा साधन सियासी दलों का घोषणा पत्र हो सकता है। कांग्रेस ने 5 बड़े वचन पहले दे दिए हैं और अब कांग्रेस वचन पत्र यानी कि मैनिफेस्टो के जरिए लोगों को लुभाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस पितृपक्ष के बाद अपना वचन पत्र जारी करने की तैयारी में है। कांग्रेस के नेता अवनीश बुंदेला ने बताया कि हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में जनता को उनकी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए वचन लाएंगे, जिन्हें सरकार बनने के बाद पूरी शिद्दत से निभाया जाएगा। कांग्रेस का वचन पत्र जनता के लिए उम्मीदों भरा होगा। वहीं बीजेपी इस पर तंज कस रही। 2018 में भी कांग्रेस और कमलनाथ ने किसानों को वचन दिए थे लेकिन पूरे नहीं किए, ये बीजेपी का कहना है। आचार संहिता लग चुकी है और श्राद्ध पक्ष के बाद कमलनाथ जी का वचन पत्र भी आएगा और जो जिताऊ कैंडिडेट जो भाजपा की नाक में नकेल डालकर कमलनाथ जी को 150 से ज्यादा सीटें दिलवाएंगे और मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे, ऐसी सूची भी आपको श्राद्ध पक्ष के बाद बहुत जल्द मिलने वाली है। कांग्रेस का एक शब्दकोश है जिसमें वचन का पर्यायवाची है धोखा। तो ये छल कांग्रेसियों ने 15 महीने की सरकार से पहले खूब किया था। यही राहुल गांधी आए थे जिन्होंने 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनी थी और कर्ज माफी का वादा किया था। पूरा हुआ क्या? तो ये जो वचन पत्र है इसको झूठ छल कपट का पत्र कहें, जो कांग्रेसी लाएंगे पर जनता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाजपा के चुनाव प्रचार को लेकर विधायक विकास उपाध्याय का बयान सामने आया है। विकास उपाध्याय ने कहा कि जब टिकट का ऐलान होता है तब बीजेपी को जनता की याद आती है। भाजपा सत्ता में 15 साल तक थी, 5 साल विपक्ष में रही, तब उन्हें जनता क्यों नहीं याद आई? कोरोना काल में जब जनता को जनप्रतिनिधियों की जरूरत थी तब बीजेपी के नेता कहां दुबके थे? कांग्रेस ने जनता के साथ खड़े रहकर काम किया है। हम जेल गए हैं और हमने लाठियां भी खाई हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए जब उनकी टिकट अनाउंस होती है तब उनका प्रचार अभियान और जनता से मिलने का कार्यक्रम होता है, मंदिर में जाने का प्रोग्राम होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल थी, उनके कुशासन से सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी। हर मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़े रहकर काम किया। आसानी से सरकार नहीं बनी, हम लोगों ने लाठियां खाई हैं, जेल गए हैं।
और इसके साथ ही सैटेलाइट के बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।